Hello, future chartered accountants. Welcome or welcome back to my channel Becoming Proactive with सौम्या अग्रवाल. एंड अब मैं एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आप एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन कर सकते हो कारो 2020 का. तो ये वाला जो वीडियो है ये बहुत शॉर्ट रखूँगी मैं, तो जिसने अंडरस्टैंडिंग ले ली है वो ये देख सकते हो. एंड इसको आप अगर एग्जाम तक डेली सुनोगे ना तो आपको सारे के सारे क्लॉजेस बहुत ईजीली याद रहेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. जो कारों की रिपोर्टिंग होती है वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है सारी की सारी कंपनीज में. ये आया था 25 फरवरी 2020 को. तो एक एडिशनल रिपोर्टिंग होती है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट के साथ में ऑडिटर को कुछ रिपोर्टिंग्स करनी होती है कारो 2020 में भी. लेकिन कुछ एग्जाम्पशंस हैं. दैट मीन्स अगर वो कंपनी है भी उसके बाद में भी उसके ऊपर कारों की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं होगी अगर वो इन सारी एग्जाम्पशंस में फॉल करेगा. और ये जो कारो है ये फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल है. तो इन एग्जाम्पशंस के लिए एक मैंने आपको निमोनिक बता रखा है पहले से, एंड दैट इज वन पर्सन विद हर स्मॉल बेबी एट 8 PM went to a private bank and then she went to insurance company. तो one person मतलब one person company, small baby मतलब small company, at 8 PM मतलब section 8 company. फिर उसके बाद में वेंट टू अ प्राइवेट बैंक. प्राइवेट का मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बैंक मतलब बैंकिंग कंपनी, और इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी. ये सारे एक्ट्स हैं, आप देख लेना. प्राइवेट कंपनी के ऊपर दो कंडीशंस हैं. एक तो वो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए किसी भी पब्लिक कंपनी की, और दूसरी तरफ तीन कंडीशंस हैं. PBT 1/10 मतलब पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व इन सरप्लस शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़. देन जो बोरोइंग्स हैं दैट शुड ऑल्सो नॉट एक्सीड 1 करोड़. एंड जो आपकी टोटल रेवेन्यू है दैट शुड ऑल्सो बी नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़. अगर एक्सीड कर जाएंगी ये लिमिट्स तो उसके ऊपर कारों की रिपोर्टिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी. अब फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग क्लॉजेस के साथ में. इसके लिए मैंने एक न्यू मेमोरी टेक्निक बनाई है. तो ये 4-5 लाइन आप लर्न कर लोगे तो उससे आपको सारे के सारे क्लॉजेस याद हो जाएंगे. जो बोल्ड लेटर्स हैं यही आपकी मेमोरी टेक्निक है. सो पिल दी डॉक्टर CS ने, एक डॉक्टर थे CS, उन्होंने क्या दी, पिल दी डॉक्टर CS ने और कहा गिव इट टू योर सिस्टर इफ निधि डजंट गेट रिलीफ इंटरनली. अगर उसको अंदर से आराम नहीं लगता है तो उसको आप ये पिल दे देना. वो कहाँ रहती है, वो दिल्ली NRC में रहती है. मुझे पता है दिल्ली NCR है जगह एक, लेकिन वो कहाँ रहती है, वो दिल्ली NRC में रहती है. और उसने क्या किया है, रिसेंटली ही उसने रिजिग्नेशन करा है. इस वजह से वो क्या चल रही होगी, परेशान चल रही होगी. उसने रिजाइन कर दिया था किसी कंपनी से. अब उसने रिजाइन क्यों किया था, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न, अनस्पेंट अमाउंट था वहां पर, और एडवर्स रिमार्क्स थे. इसलिए उस बंदी ने क्या कर दिया था, निधि ने रिजाइन कर दिया था, और वो हो गई थी परेशान, वो हो गई थी बीमार. तो इसलिए डॉक्टर CS ने उसको पिल दी थी. ठीक है, तो पिल दी डॉक्टर CS ने और कहा गिव इट टू योर सिस्टर इफ निधि डजंट गेट रिलीफ इंटरनली हु लिव्स इन दिल्ली NRC and is recently resigned due to inability of going concern, unspent amount and adverse remarks. अब हम लोग आ जाते हैं क्लॉजेस पे. तो पिल का मतलब हुआ PILL, P फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स जहां पे भी आएगा वहां पर इनटैंजिबल एसेट्स खुद से इंक्लूड हो जाएंगे. तो इसमें आपको 5 बातों पे रिपोर्टिंग करनी है. क्या क्या वो 5 बातें हैं, इसमें आपको एक तो ये बताना है कि क्या कंपनी जो है वो मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स जिसमें सारे के सारे पर्टिकुलर्स हैं उस पर्टिकुलर एसेट्स के. फिर उसके बाद में आपको एक चीज और बतानी है कि क्या वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है रीजनेबल इंटरवल्स पे. ओके. फिर उसके बाद में आपको थर्ड चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि टाइटल डीड्स का क्या हाल है. तो क्या जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कंपनी के नाम पर ही है, और अगर वो लीज पर है तो क्या वो लीज अग्रीमेंट्स जो है वो कंपनी के फेवर में है. फिर उसके बाद में अगर उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई रीवैल्यूएशन हुआ है तो क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया है, और अगर कोई चेंज हुआ है तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में स्पेसिफाई करोगे अमाउंट ऑफ चेंज, अगर वो चेंज 10% या उससे ज्यादा होगा नेट कैरिंग वैल्यू का. फिर उसके बाद में अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही होगी बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के अंडर, तो वो चीज आपको बतानी होगी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि कंपनी के खिलाफ मतलब पेंडिंग चल रही थी या इनिशिएट हुई है प्रोसीडिंग अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट. तो ये 5 थिंग्स आर फॉर PP. फिर I का मतलब यहाँ पर है इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री में आपको 2 बातें बतानी है. पहला तो आपको ये बताना है कि क्या इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन होती है कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट करता है फिजिकल वेरिफिकेशन, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं जो 10% या उससे ज्यादा होती हैं एग्रीगेट में, तो उनकी क्या ठीक तरह से डीलिंग करी जाती है, वेदर दे आर प्रॉपर्टी डेल्ट विद.
दूसरी चीज इसमें आपको बतानी है अबाउट वर्किंग कैपिटल लिमिट। तो वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है आपको ये देखना है कि क्या कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा सेंक्शन करी है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन अग्रीगेट, और ये वर्किंग कैपिटल लिमिट कौन सेंक्शन करके देगा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करके देगा। तो क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो क्या कंपनी ने क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स रेगुलरली फाइल किए हैं बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में। तो ये दो चीजें आर फॉर इन्वेंट्री। फिर उसके बाद में एल पहला एल जो है वो बात करेगा आपका लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, सिक्योरिटी, गारंटी। तो इसमें आपको ये बताना है कि क्या कंपनी ने लोन गारंटी या इन्वेस्टमेंट्स, लोन गारंटी या सिक्योरिटी दे रखा है। ठीक है, अब वो किस किस को दे रखा है, उन्होंने या तो किसी अदर एंटिटी को दे रखा है। तो इसमें आपको ये सब बताना है कि कितना लोन, कितना अमाउंट आपने अपने सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को दे रखा है, और कितना लोन, कितना अमाउंट आपने अदर्स को दे रखा है, अदर देन सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट। तो इसमें आपको इसका अग्रीगेट अमाउंट बताना है और कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट वो बताना है। फिर उसके बाद में इसमें आपको एक चीज और बतानी है कि जो भी कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लोन देने की, वो कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है, मतलब दे आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। इसमें एक चीज और आपको बतानी है कि क्या अब लोन देते हो तो इंटरेस्ट भी रिसीव करोगे, तो क्या कंपनी रेगुलरली इंटरेस्ट रिसीव कर रही है या उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि ओवरड्यू जो है वो बैंक में, कंपनी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बैंकिंग कंपनी पे तो ऑल्दो कारो एप्लीकेबल नहीं है, उसको भूल जाओ, लेकिन अगर लोन आप दे रहे हो और वो ओवरड्यू हो गया है फॉर मोर देन 90 डेज, तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है कंपनी के लिए। तो ये देखना है कि अगर ओवरड्यू हो गया, जो पैसा कंपनी ने दे रखा था वो अगर 90 डेज से ज्यादा के लिए ओवरड्यू हो गया है, तो क्या कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रिकवरी के लिए। फिर इसके बाद में अगर जो लोन है वो ड्यू हो गया था और उस लोन का एक्सटेंशन हुआ है या रिन्यूअल हुआ है, किसी भी पार्टी ने, जिस पार्टी को आपने लोन दे रखा था, अगर उसने आपसे रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज मेरा लोन जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो या रिन्यू कर दो, तो क्या कंपनी ने ऐसा किया है। और अगर कंपनी ने ऐसा किया है, सो एज एन ऑडिटर इट इज योर ड्यूटी टू स्पेसिफाई कि कितना एग्रीगेट अमाउंट का रिन्यूअल या एक्सटेंशन हुआ है और किस परसेंटेज का, कितनी परसेंटेज का एग्रीगेट लोन की जो है वो एक्सटेंशन या रिन्यूअल हुआ है। ओके फिर उसके बाद में एक चीज आपको इसमें और रिपोर्ट करनी है, दैट वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स ईदर रिपेबल और डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ रिपेमेंट। मतलब बिना टर्म्स ऑफ रिपेमेंट के आपने कंपनी ने कोई लोन या एडवांस दे रखा है, और अगर दे रखा है तो उसको स्पेसिफाई करो कि कितना लोन जो है वो बिना टर्म्स या बिना पीरियड ऑफ रिपेमेंट के दे रखा है। और इसके बाद में आपको एक चीज इसमें और भी स्पेसिफाई करनी है कि कितना लोन जो है वो अपने प्रमोटर को, रिलेटेड पार्टी को दे रखा है कंपनी ने। तो इसमें आपको ये सारी 6 बातें बतानी है। फिर इसके बाद में जो हमारा दूसरा एल है वो बात करेगा लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटी और सिक्योरिटी की। तो उसमें आपको 2 चीजें बतानी होगी, 185 और 186। तो ये आपका जो है ये 185 सेक्शन और कंपनीज एक्ट का, ये लोन्स जो आपको डायरेक्टर्स को देना है और जो प्रोहिबिशन है लोन का उसके बारे में डील करता है। तो इसमें आप सिंपली ये लिख कर आओगे सेक्शन 185 और 186 का कंप्लायंस जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा जो मेमोरी टेक्निक थी उसमें क्या था, पिल के 4 पॉइंट्स हो गए। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था डी, तो डी का मतलब हुआ डी का मतलब हुआ डिपॉजिट्स। ठीक है, तो डिपॉजिट्स में आपको 2 बातें जो है वो देखनी है कि क्या जो 73 टू 76 के प्रोविजंस हैं वो अप्लाई हुए हैं। ठीक है, और इसमें आपको ये भी बताना है कि जो एनसीएलटी या आरबीआई ने ऑर्डर पास किया था उसके साथ में कंपनी ने कंप्लाई किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो 73 टू 76 के अंदर जो भी आपके डायरेक्टिव्स थे, जो भी प्रोविजंस थे वो फॉलो हुए हैं या कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। ठीक है, और जो एनसीएलटी या फिर कंपनी लॉ बोर्ड ने या आरबीआई ने जो दिए थे ऑर्डर्स, उसका किस तरह से पास हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो पिल दी डॉक्टर सीएस ने। अब सीएस, सो सी मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स और एस मतलब स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में आपको यही बताना है कि जो कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स बना रही है दे आर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 148। तो उसमें 148 जो है यहीं तक है। फिर उसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट एस का मतलब हुआ स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो क्या कंपनी जो है वो रेगुलर है डिपॉजिट करने में अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, मतलब जो स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ,
तो जो भी लॉ वाले ड्यूज थे, जैसे जीएसटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस हो गया, तो क्या कंपनी रेगुलरली दे रही है या नहीं दे रही है डिपॉजिट्स, या फिर वो उसमें गड़बड़ कर रही है, उसके जो डिपॉजिट्स हैं उसके जो ड्यूज हैं वो डिस्प्यूटेड रहते हैं, ठीक है। इफ नॉट द एक्सटेंट ऑफ एरियर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग, तो अगर ऐसा नहीं कर रही है कंपनी, मतलब कंपनी के स्टैट्यूटरी ड्यूज देने में कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो क्या वो जो एरियर्स हैं वो 6 महीने से ज्यादा होते हैं? अगर 6 महीने से ज्यादा हो जाते हैं और कंपनी फिर भी अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं देती है, तो आपको वो चीज इंडिकेट करनी है कि इन लोगों को 6 महीने हो गए और इनको अपने ड्यूज नहीं क्लियर कर मिले। ओके, और आपको इसमें एक चीज और बतानी है, दैट वेदर स्टैट्यूटरी ड्यूज, जो कि सब क्लॉज ए में बताए थे, हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, देन द अमाउंट्स इन्वॉल्व्ड एंड द फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग। अगर जैसे वो डिस्प्यूट किसी फोरम पे चली गई है, जैसे अपील जो है, अ मेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, उसको आप ये नहीं मानोगे डिस्प्यूट, लेकिन अगर वो डिस्प्यूट किसी फोरम में चली गई है, तो किस फोरम में गई है, किस अमाउंट के लिए गई है, वो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताना है, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव, जो कंपनी के बारे में आपको एक नेगेटिव पॉइंट पता लग रहा है ना, तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में तो उसको हाईलाइट करोगे ही। सो दैट इज वाई आपको ये चीज बतानी है। ओके, तो हमने अभी तक कर लिया पिल दी डॉक्टर सीएस ने, और उन्होंने क्या कहा था, इफ पिल दी डॉक्टर सीएस ने, उन्होंने कहा था गिव इट टू योर सिस्टर, तो योर, ठीक है, तो योर मतलब यू आर, सो व्हाट इज यू हियर, यू का मतलब है अनरिकॉर्डेड इनकम, ठीक है। तो क्या कोई ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो अनरिकॉर्डेड है, मतलब वेदर एनी ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम। तो क्या कोई ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, या कोई इनकम ऐसी है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं? इफ सो, वेदर द प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कि क्या कोई ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड हुए थे, and they have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under income tax 1961। मतलब कोई अनरिकॉर्डेड इनकम थी जिसको आपने एज इनकम दिखा दिया था, लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आपने दिखाए थे, इनकम टैक्स के टाइम पे आपने उसको एज इनकम दिखा दिया था। तो अगर आपने उसको एज इनकम दिखा दिया है, तो क्या अब आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको ठीक कर लिया है, वेदर द प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये चीज आपको बतानी है। फिर योर में आर, दूसरा आर क्या था, यू तो मैंने बता दिया अनरिकॉर्डेड इनकम, आर क्या था, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। तो क्या जो कंपनी है उसने रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है, ठीक है। तो अगर रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, ये जो है ना, ये जो हमने लोन दिया था थर्ड वाले क्लॉज में, ये एकदम उसका ऑपोजिट है। तो उसमें कंपनी जो थी वो लोन दे रही थी, अब इसमें कंपनी क्या ले रही है, लोन ले रही है किसी से। तो क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट करने में और इंटरेस्ट को देने में? फिर उसके बाद में क्या कंपनी विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करी गई है, ये चीज आपको बतानी है। और जो टर्म्स, जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया था, क्या उसी पर्पस के लिए आपने अप्लाई किया है, उसको यूज किया है, या आपने उसका पर्पस ही चेंज कर दिया? फिर उसके बाद में क्या जो फंड्स थे जो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए आपने लिए थे, उसको आपने कहीं लॉन्ग टर्म पर्पस पे तो नहीं लगा दिया है? फिर वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड्स फ्रॉम एन एंटिटी और पर्सन ऑन अकाउंट टू मीट द ऑब्लिगेशंस ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। मतलब क्या कंपनी ने जो फंड्स लिए हैं वो अपनी जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी या एसोसिएट के लिए तो नहीं लगा दिए हैं? और अगर ऐसा करा है तो आप ये नेचर बताओ ट्रांजेक्शन का और वो अमाउंट बताओ कि क्यों कंपनी ने अपने जैस में, जैस का मतलब क्या है, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, सब्सिडरी, ये कंपनी के ही पार्ट होते हैं। और आपको इसमें एक चीज और बतानी होगी कि क्या कंपनी ने जो लोन रेज किया था ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब अपनी सब्सिडरी की, अपनी जॉइंट वेंचर की और अपनी एसोसिएट की सिक्योरिटीज को यूज करके जो कंपनी ने लोन लिया था, तो क्या उसमें उसने डिफॉल्ट किया है? अगर डिफॉल्ट किया है तो उसकी डिटेल्स आपको रिपोर्ट करनी है कि कंपनी ने ऐसे ऐसे करके जो सिक्योरिटीज यूज की थी एंड डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट में। तो ये एकदम ऑपोजिट है थर्ड वाली ही क्लॉज का। ओके, फिर उसके बाद में आपका यहाँ तक क्या कंप्लीट हो गया, योर तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। पिल दी डॉक्टर सीएस ने और कहा गिव इट टू योर सिस्टर। अब हम आते हैं इफ। तो इफ का मतलब क्या है, आई फॉर आईपीओ, एफपीओ, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो क्या कंपनी ने पैसा रेस किया है आईपीओ एफपीओ से, और क्या उन्होंने जिस पर्पस के लिए पैसा रेस किया था उसी पर्पस के लिए यूज किया है? फिर उसके बाद में अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से उन्होंने पैसा लिया है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट
और शेयर्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो क्या उन्होंने सेक्शन नंबर 42 और सेक्शन नंबर 62 के साथ में कंप्लाई किया है और फिर से इसमें जिस पर्पस के लिए लिया था उसी पर्पस के लिए यूज किया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज बतानी है। फिर उसके बाद में एफ से क्या था, एफ से था फ्रॉड। ठीक है, एफ से है फ्रॉड। So whether any fraud by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the year, मतलब क्या कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है, तो क्या ऐसा उसका मतलब कुछ ऐसा फ्रॉड है कि क्या कंपनी के ऊपर फ्रॉड हुआ है या कंपनी ने फ्रॉड किया है। ठीक है, एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, कंपनी ने तो फ्रॉड किया है, कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है, अगर ऐसा है तो उसको आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है। और इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो सेक्शन नंबर 143 से आती है, और वो क्या आती है कि ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि उसको अगर कोई फ्रॉड एक्सीडिंग 1 करोड़ है तो फॉर्म ADT4 में फाइल करना है। तो क्या कोई रिपोर्ट है सेक्शन नंबर 143 की, वो क्या ऑडिटर ने फॉर्म ADT4 में उसको फाइल किया है या नहीं किया है, तो आप मतलब उस चीज का मेंशन करोगे कि कंपनी ने ऐसा किया था और ADT4 जो है वो हमने लगा दिया है। ठीक है, और उसके बाद में क्या आपने मतलब आप ऑडिटर हो, क्या आपने विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स को जो है वो कंसीडर किया है, अगर आपको मिली है कंपनी के खिलाफ कोई। तो विसिल ब्लोअर क्या होता है ना, एक इलीगल एक्टिविटी की नॉलेज होती है कि जैसे ऑडिटर को कहीं से पता लग गया कि कंपनी जो है ये फ्रॉड कर रही है, तो उसका किस तरह से आपने करा है, उसको किस तरह से कंसीडर करा। सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर ऑडिटर। ठीक है, तो एफ फॉर हो गया फ्रॉड, तो IF। फिर उसके बाद में हम कहाँ पहुंच गए थे, गिव इट टू योर सिस्टर इफ, निधि, सिस्टर का नाम क्या था, निधि। तो निधि में क्या है, निधि कंपनी। तो निधि कंपनी के ऊपर 3 बातें हैं, एक तो उसको नेट ओन फंड्स और डिपॉजिट का रेशियो 1:20 रखना होता है। फिर उसके बाद में उसको 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स रखने होते हैं। और क्या निधि कंपनी where there has been any default in the payment of interest on deposits or repayment therefore for any period, आपको उसकी डिटेल्स बतानी है। अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या डिपॉजिट्स में और उसके रिपेमेंट में, तो उसकी आपको डिटेल्स बतानी। ठीक है, तो 1:20, 10% अनएनकम्बर्ड और डिटेल्स ऑफ एनी डिफॉल्ट। फिर उसके बाद में रिलीफ, तो देखो रिलेटिव्स कभी भी चैन से नहीं जीने देते हैं, तो रिलीफ जो है वो रिलेटिव का कनेक्शन नहीं है, बट समझ जाओ कि निधि को रिलीफ नहीं मिला, मतलब रिलीफ का मतलब मेरा यहाँ है रिलेटिव, हालांकि रिलेटिव और रिलीफ कभी भी साथ में नहीं हो सकते। सो क्या जो ट्रांजेक्शन है रिलेटेड पार्टी के साथ में वो 177 और 188 के कंप्लायंस में हुए हैं या नहीं हुए हैं, और आपको उसकी डिटेल्स देनी है। ठीक है, एज एप्लीकेबल बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो इसमें कौन कौन से सेक्शंस आ गए, 177 एंड 188, एंड द डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट, कि ये जो ट्रांजेक्शन है हमारे रिलेटेड पार्टी के साथ में, तो क्या उसका डिस्क्लोजर सेपरेटली हुआ है या नहीं हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, इंटरनली का मतलब क्या हुआ था, इंटरनल ऑडिट। सो वेदर द कंपनी हैज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम, क्या कंपनी के पास में एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम है जो उसके साइज एंड नेचर को सूट कर रहा है, और जो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट है क्या वो कंसीडर हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया टिल दी डॉक्टर CS ने, और कहा गिव इट टू योर सिस्टर इफ निधि डजंट गेट रिलीफ इंटरनली। अब जो निधि है वो कहाँ रहती है, वो रहती है NCR में। ठीक है, NRC में, नॉट NCR, NRC में वो रहती है। तो जो निधि है वो कहाँ रहती है, NRC में रहती है, NCR में नहीं रहती। ठीक है, तो N का मतलब यहाँ क्या है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो क्या कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंटर करे हैं डायरेक्टर के साथ में, या जो लोग उससे अटैच्ड है, कनेक्टेड है। तो अगर ऐसा हुआ है तो क्या 192 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब भी आप N पढ़ोगे आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, 192। ठीक है, 192 आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर उसके बाद में सी का मतलब यहाँ क्या था, सी का मतलब ये था, मतलब आर का मतलब NRC है ना, तो आर का मतलब है रजिस्टर्ड अंडर 45 IA। क्या कंपनी जो है उसको 45 IA में रजिस्ट्रेशन कराना है RBI एक्ट के, अगर ऐसा कराना है तो क्या कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। फिर उसके बाद में क्या कंपनी ने कोई NBFC या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी करी है बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के। सो ये बेसिकली बातें हो रही है रजिस्ट्रेशन की, कंपनी को रजिस्ट्रेशन चाहिए था तो उसने नहीं कराया, तो आपको ये वाला क्लॉज यहाँ मेंशन करना होगा। ठीक है, सो वेदर द कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी and in the regulations and whether it continues to fulfill the criteria of core investment company,
या फिर उसको जो है वो एग्जाम्शन मिल गया है। इन द केस द कंपनी इज एन एग्जाम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड सीआईसी, तो क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो है या नहीं है। फिर उसके बाद में इन्होंने ये दे रखा है कि अगर जैसे उसने एग्जाम्शन ले रखी थी कि बिना रजिस्ट्रेशन के वो कर सकती है ऐसा काम, तो क्या उसका जो वो क्राइटेरिया है वो अभी भी वो फुलफिल कर रही है। फिर उसके बाद में क्या जो वेदर ग्रुप है उसके पास में एक से ज्यादा सीआईसी एज द पार्ट ऑफ ग्रुप, और अगर है तो कितनी सीआईसी, कितनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसको आपको मेंशन करना है। ओके, तो यहाँ पे सारा का सारा किसका है, रजिस्ट्रेशन का है। सो एनबीएफसी, देन योर सीआईसी और 45I ये है। फिर उसके बाद में सी से यहाँ क्या था, कैश लॉसेस। तो क्या कंपनी ने कैश लॉसेस इनकर किए हैं फाइनेंशियल ईयर में, या फिर उसकी इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, और अगर है ऐसा तो कैश लॉस का अमाउंट इंडिकेट करो। ठीक है, तो वो कहाँ रहती है, वो दिल्ली एनआरसी में रहती है। फिर उसने क्या कर दिया था, उसने रिजाइन कर दिया था, तो वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, क्या स्टैट ऑडिटर्स ने रिजाइन करा है। ठीक है, और अगर रिजाइन करा है तो फिर ये क्या है, एक नेगेटिव बात है ना। तो आपको क्या देखना है कि किस वजह से रिजाइन किया था, क्या इश्यूज थे, क्या ऑब्जेक्शंस थे, या क्या कंसर्न रेस थी जो क्लाइंट्स जा रहे थे, जो ऑडिटर्स जा रहे थे उनके पास में, क्यों उन्होंने जो है वो कंपनी से रिजाइन किया। ठीक है, फिर उसके बाद में निधि ने क्यों रिजाइन किया था आपकी स्टोरी में, निधि ने इसलिए रिजाइन किया था क्योंकि वहां इनेबिलिटी थी किसकी, गोइंग कंसर्न की। फिर अनस्पेंट अमाउंट था, और क्या था, और एडवर्स रिमार्क्स थी। तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे, नंबर 1 इज गोइंग कंसर्न। तो क्या जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं, या फिर रियलाइजेशन है, या पेमेंट है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का, या और सारी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की है, उसकी वजह से ऑडिटर को ये लग रहा है कि ये जो कंपनी है ये तो ज्यादा टिक ही नहीं पाएगी। So the company is capable of meeting its liabilities existing at the balance sheet date as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date. ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको ये बताना है कि मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज एंड अदर इन्फॉर्मेशन अकम्पनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑडिटर्स नॉलेज of the board of directors and management plans whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists on the date of audit report, that the company is capable of meeting its liability existing at the date of balance sheet date as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date. तो बेसिकली क्या ऑडिटर को ऐसा लगता है सारे रेशियोज को देख के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के, मैनेजमेंट के प्लान को देख के, कि ये जो कंपनी है ये अपनी सारी की सारी लाइबिलिटीज को मीट कर सकती है जब भी ये फॉल करेंगी ड्यू विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट, या फिर ये जो कंपनी है ये इनएबल है, मतलब ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उसकी जो फाइनेंशियल रेशियोज है वो कैसे हैं, वो अगर उसको लग रहा है कि कर लेगी मीट अपनी लाइबिलिटीज को ठीक से जब भी वो ड्यू करेंगी 1 साल के अंदर अंदर, तो ठीक है, तो पॉजिटिव है, और अगर नहीं तो नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट आ गया, एक तरह से आपका गोइंग कंसर्न वाला ही आ गया। गोइंग कंसर्न का मतलब यही तो होता है ना, कंपनी चलती रहेगी, तो वो चीज हो गई। फिर उसके बाद में आपका था अनस्पेंट अमाउंट। तो क्या कोई अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, तो उसमें जैसे कोई अनस्पेंट अमाउंट अगर कंपनी के पास था तो उसने उसको स्केड्यूल नंबर 7 में ट्रांसफर कर दिया है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड कंप्लायंस with the second provision of subsection 5 of 135। तो 135 subsection 5 ये कहता है कि आपका जो भी अनस्पेंट अमाउंट है आप उसको एक उसमें ट्रांसफर कर दो फंड में। तो क्या वो 6 महीने के अंदर अंदर हो गया है, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ठीक है, और अगर कोई अनस्पेंट अमाउंट है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का, तो उसको आपको एक स्पेशल अकाउंट में है वो ट्रांसफर करना होगा। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करो, अगर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो उसका अनस्पेंट अमाउंट आपको किस में ट्रांसफर करना होगा, एज पर शेड्यूल नंबर 7। ठीक है, तो क्या वो 6 महीने के अंदर अंदर हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर उसको आपको रिपोर्ट करना होगा। फिर उसके बाद में आपका लास्ट क्लॉज जो है 21 का, वो ये बताना है कि देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशंस और एडवर्स रिमार्क बाय द रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स। जो रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स थे, क्या उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क दिए हैं इन द कारो रिपोर्ट। ठीक है, और अगर ऐसा है तो आपको डिटेल्स देनी और पैराग्राफ्स नंबर देने की किस वजह से आप जो है वो क्वालिफिकेशंस या एडवर्स रिमार्क्स दे रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो मेमोरी टेक्निक है दिस इज कंप्लीटेड। पिल दी डॉक्टर CS ने और कहा गिव इट टू योर सिस्टर इफ निधि डजंट गेट रिलीफ इमीडिएटली। यहाँ पे गेट और लिख देती हूँ मैं, who lives in Delhi, NCR नहीं NRC, and recently resigned due to inability of going concern, unspent amount and adverse remarks। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो होते हैं। ठीक है,
ऑफ द कंपनीज इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, मतलब हेड ऑफिस में जो है वो ब्रांच के भी आएंगे। इफ यस यू हैव टू इंडिकेट द डिटेल्स एंड द पैराग्राफ्स नंबर्स, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले पॉइंट को मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्या कोई क्वालिफिकेशंस है कारो 2020 में ऑफ द कंपनीज इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अगर ऐसा है तो आपको पैराग्राफ बताना है कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है कंसोलिडेटेड वाली जो रिपोर्ट थी उसमें इस नंबर में है। तो CFS में कोई एडवर्स रिमार्क्स या क्वालिफिकेशन है या नहीं है तो वो चीज़ आपको यहाँ बतानी है। ओके, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो आपको बतानी है। ओके, सो आई होप कंसोलिडेटेड वाला हेड ऑफिस लेवल पे होता है। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा इजीली, एंड आपको सारे के सारे जो क्लॉजेज हैं वो लर्न भी हो गए होंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है वो ऐसे आता है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओनली 30% हैज़ बीन कंडक्टेड, द बैलेंस 70% विल बी कंडक्टेड इन ड्यू टू लैक। तो आपको बताना है कि क्या इनकी जो रिपोर्टिंग है वो ठीक है या नहीं है। तो इन द केस मैनेजमेंट ने करी है, बस सिर्फ 30% की करी है ऑफ द टोटल इन्वेंट्री फॉर द लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। तो ये जो है ये 30% और 70% नहीं, हमें तो सारे के सारे का करना है ना। तो द अबव रिक्वायरमेंट ऑफ CARO 2020 हैज नॉट बीन फुलफिल्ड as such and the auditor should point out the specific areas कि जिसकी वजह से जो प्रोसीजर्स हैं उसको इनएडिक्वेट और अनरीजनेबल लग रहे हैं, और उसको उसका इम्पैक्ट भी देखना है कि इन लोगों ने सिर्फ 30% चीज़ का फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, सिर्फ 30% फिजिकल इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन किया है। तो इस केस में क्या होगा, अब ये देखो ये कौन सा क्लॉज है, क्लॉज 2। आपको ऐसे ही लिख कर आना है, पैरा चाहे मत लिख कर आना, क्लॉज 2 ऑफ CARO 2020, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ विद नंबर्स। नंबर 1 property plant and equipment, number 2 inventory, number 3 loans investment security, number 4 loans investment security guarantee। इसमें बस ये ध्यान रखना जो आपका नंबर 4 वाला है उसमें आपका 185 और 186 वाली जो क्लॉजेज है वो आएंगे, और इसमें क्या था, कंपनी ने किसी को भी लोन दिया है वो, ठीक है। डी से क्या है, डिपॉजिट से, तो 5th वाला डिपॉजिट से। देन 6th वाला क्या है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। 7th वाला क्या है, स्टैट्यूटरी ड्यूज। देन उसके बाद में आपका 8th वाला क्या है, अनरिकॉर्डेड इनकम। 9th वाला है डिफॉल्ट एंड रिपेमेंट ऑफ लोन्स। 9th जो है वो 3rd का क्या है, ऑपोजिट है। फिर उसके बाद में आपका जो 10th वाला है वो क्या है, IPO FPO से कंपनी ने लिया है। 11th वाला क्या है, फ्रॉड। 12th 12 साल की कौन है, निधि है। आप यहाँ लिख सकते हो 12 साल की निधि है, वैसे 12 साल की नहीं होगी क्योंकि वो रिजाइन कर रही है, तो मतलब 12 जो है वो निधि का है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो 13 है वो रिलीफ, कौन नहीं देता, रिलेटिव नहीं देते, तो 13 इज रिलेटिव। फिर 14th इज इंटरनल ऑडिट। NRC 15 16 17, तो N से क्या है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। R से रजिस्ट्रेशन। देन C से आपका क्या है, कैश लॉसेस, ठीक है। ये वाला C कॉस्ट रिकॉर्ड था, ये कैश लॉसेस। फिर उसके बाद में आपका जो 18th वाला है वो क्या बात करता है, रेजिग्नेशन के बारे में। देन आपका 19 जो बात करता है वो फाइनेंशियल रेशियोज और गोइंग कंसर्न वाली कंडीशन के बारे में बताता है। 20 अनस्पेंड अमाउंट एंड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने कोई क्वालिफिकेशंस दी, और अगर दी हैं तो आपको क्या बताना है, उसका पैराग्राफ नंबर बताना है और आपको डिटेल्स देनी है उस क्वालिफिकेशन। सो आई होप कि आपको इससे CARO 2020 इजीली रिवाइज हो जाएगा, एंड इस वीडियो को आप रेगुलरली देखोगे तो आपके दिमाग में सारे पॉइंट्स बैठ जाएंगे। So wishing you all the very best, and please do share my video अगर आपको इससे हेल्प लगी हो। थैंक यू।